हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का एक न्यू फॉर्म देखेंगे हम। ठीक है, ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रिंटिंग क्रिएटेड एंड एप्टीटाइट फॉर अ न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। अब जो प्रिंट कल्चर था उसकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो डिफरेंट डिफरेंट एप्टीटाइट में डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में राइटिंग्स होने लगी थी, जैसे कि एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड। अब ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे, देखिए पहले क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं पा रहे, मेन वुमेन दोनों ही कुछ ऐसे लोग थे। बट धीरे धीरे चीजें क्या हुई थी, जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ता जा रहा था वैसे ही जो रीडिंग पब्लिक थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर रीडिंग पब्लिक भी इंक्रीज हो रही थी। दे वांटेड टू सी देयर ओन लाइफ। वो अपनी खुद की लाइफ देखते थे। अब सिर्फ देखिए रीड नहीं कर रहे थे, वो अपने एक्सपीरियंस को प्रिंट भी कर पा रहे थे। पहले हमने क्या देखा कि लोग प्रिंटेड चीजें ज्यादा पढ़ रहे हैं, लिखने वाले कम थे। अब लोग सिर्फ रीडिंग पब्लिक ही नहीं बने थे, अब वो राइटिंग पब्लिक भी बन कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे और साथ ही साथ वो लिख भी रहे थे। अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस था, इमोशन, रिलेशनशिप रिफ्लेक्टिंग इन व्हाट दे रीड, वो सब का इफेक्ट उनकी लाइफ पर पड़ रहा था। जो भी चीजें वो पढ़ रहे थे उन सब का इफेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ रहा था। रिफ्लेक्ट इन व्हाट दे रीड, कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो नॉवल, और वो नॉवेल्स भी लिखने लगे थे। द नॉवल अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप। नॉवल एक लिटरेरी फॉर्म है जो कहाँ डेवलप हुआ, यूरोप में। राइटिंग बिगेन इन इंडिया टू काटर द नीड। अब और इंडिया के अंदर अब जैसे जैसे नीड थी वो चीजें इंडिया में भी बढ़ती जा रही थी। नोट द कल्चर्स ऑफ नॉवेल्स विच डेवलप इन यूरोप। अब जो नॉवल का कल्चर था ये कहाँ डेवलप हुआ था, यूरोप के अंदर ये कल्चर डेवलप हुआ था। क्या, नॉवेल्स का मतलब जो नॉवल राइटिंग है वो उसको जो रिटन फॉर्म मिली, कहाँ लिखना स्टार्ट हुई है वो, जल्दी बताओ, यूरोप में। और उसके बाद वो कहाँ पर आई, यूरोप के बाद वो इंडिया में आई। इंडियन राइटर्स रॉट नॉवेल्स इन देयर इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल। इंडियन राइटर्स ने जब नॉवेल्स को लिखना शुरू करा तो उसमें जो स्टाइल डाला वो इंडियन स्टाइल था। और इंडियन फॉर्म, राइटिंग फॉर्म भी इंडियन से थी। क्यों, देखिए उसको पढ़ने वाले अब यूरोप से इंडिया तो आएंगे नहीं, तो इंडियंस को ही पढ़ना है, तो उसका राइटिंग स्टाइल भी इंडियन था। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्म्स भी इंडियन थी। अदर लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अब नॉवेल्स जो थी वो इंडिया में भी लिखी जाने लगी, यूरोप में भी लिखी जानी। इसके बाद जो अदर फॉर्म थे राइटिंग, अदर फॉर्म जो लिटरेरी फॉर्म्स थी वो भी आने लगी, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज आ गए, ऐसे आ गए, सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स पे भी चीजें अब लिखी जाने लग गई थी। तो ये वो था कि अब जो पहले देखिए नॉर्मल चीजें लिखी जाती थी, फोक टेल्स वगैरह हो गए, स्टोरीज हो गई, बच्चों को जो पढ़ना है, ये सब चीजें थी। अब हर चीज पे चीजें लिखी जा रही थी। ऐसे ले लो, शॉर्ट स्टोरीज ले लो, पोयम ले लो, लिरिक्स ले लो, नॉवेल्स ले लो, अब हर चीज लिखी जाने लगी थी। लोग अपने आइडियाज को अब हर चीज के बेस पर लिखने लग गए थे, जिसको जैसे समझ आ रहा था वो लिख रहा था। अ न्यू विजुअल कल्चर, और एक नया विजुअल कल्चर भी लोगों के सामने आया। देखिए वो क्या था, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट तक न्यू विजुअल कल्चर एमर्ज, एक न्यू विजुअल कल्चर एमर्ज हुआ। सिंस द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस वर इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एमर्ज हुई वैसे ही एक विजुअल कल्चर भी एमर्ज होकर आया। इट बिकम इजी टू रिप्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ विजुअल इमेज। ये बहुत ही इजी मेथड था जिसमें आप विजुअल इमेज को मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है पेंटर्स। अब पेंटर्स ने लिखना शुरू करा था। पेंटर्स का लिखने का मीन्स है उन्होंने चीजों को पेंट करना शुरू करा, और पेंट के थ्रू ही, मतलब एक ऐसी स्टोरी पेंट कर दो आप कि उस स्टोरी से सब समझ आ जाएगा कि ये स्टोरी क्या कहना चाहती है। तो ऐसे ही उन्होंने लिखना शुरू करा। राजा रवि वर्मा थे, प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। उन्होंने एक मास सर्कुलेशन में वो एक पेंटर थे, राजा रवि वर्मा, उन्होंने चीजों को लिखना शुरू करा। ठीक है, दिस विजुअल कल्चर ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और इस विजुअल कल्चर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। अब जो पेंट करना जानता है, चीजों को अच्छे से मतलब
पेंटिंग फॉर्म में आपको लिखना था, इमेज बनानी थी। तो जो कर सकते हो, तो लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिली थी। पुअर वुड एनग्रेवर्स who made wood blocks set up shop near the letter press। जो भी पुअर वुड एनग्रेवर्स थे, उनको भी काम मिल गया था, वो वुड्स ब्लॉक बनाते थे उसको पेंट करने के लिए। उनकी जो शॉप्स थी वो प्रेस के पास में बनने लग गई थी। एंड वेयर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स, ठीक है, उनको जॉब भी मिलने लगी थी, कहाँ, प्रिंट शॉप्स में। सिंस चीप प्रिंटर्स एंड कैलेंडर्स प्रिंट होने लगे थे, सस्ते सस्ते प्रिंट आने लगे थे और कैलेंडर्स भी प्रिंट होने लगे थे, वर इजिली अवेलेबल इन द बाजार, जो कि बाजार में बहुत इजिली मिल सकते हैं आपको। Poor people could also buy and decorated them on the walls of their homes of workplace। और लोग उनको बाय करते, सस्ते मिल रहे थे तो हर इंसान उसको खरीद लेता था। आज भी आपको लोगों को घर में कैलेंडर देखने को मिलेंगे, बट ये जब से थोड़े से कम हो गए हैं, जब से क्या आए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। क्योंकि अब कोई कैलेंडर में जाकर नहीं देखता, अब लोग सर्च कर लेते हैं यार, मोबाइल में देख लेते हैं, फोन्स में देख लेते हैं। तो सबसे ये कैलेंडर फॉर्म्स वगैरह थोड़ा सा कम हो गया। बट पहले लोग डेकोरेट करने के लिए अपने घरों में, उसमें गॉडेस की पिक्चर होती थी, घर में सजाने के लिए लगा देते थे। गॉडेस हो गए, गॉड हो गए, उनकी फोटोज होती थी, घर में लगा देते थे वो, जिससे डेकोरेशन भी हो जाती थी और डेट वगैरह भी वो देख लिया करते थे। और उसको लिटरेट अनलिटरेट हर इंसान इसको अपने पास लाकर रखता था। These prints began shaping पॉपुलर आइडियाज। इन प्रिंट्स की वजह से लोगों में नए नए आइडियाज भी क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे। अबाउट मॉडर्निटी आ रही थी अब, एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर, इन हर चीजों पर चीजें लिखी जा रही थी। बाय द 1870s कैरिकेचर एंड कार्टून्स वर पब्लिश इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। अब 1870 से कैरिकेचर और कार्टून्स पब्लिश होने लगे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर में, कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। कैरिकेचर होते हैं कार्टून बना देना, जैसे आपकी बुक्स में कार्टून आते हैं, मोस्टली आपको सिविक्स या पॉलिटिकल की बुक्स में कार्टून देखने को मिलेंगे। जैसे वो कार्टून बना देता है कि अपोनेंट जो पार्टी वाले हैं वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी बिठा दिया, वो उसके सामने कुछ लोग खड़े कर दिए जो उनको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब है ये लीडर है और ये सारे इनसे पैसे ले रहा है, या फिर उनकी जो भी उनके पास में धन वगैरह है, पैसे वगैरह है, वो सब वो ले रहे। तो इस टाइप से वो कार्टून कैरिकेचर बना देते थे, जो पॉलिटिकली ही एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी का फेस कार्टून बनाकर लगा दिया कि ये तो पानी भर रहा है, तो मतलब कमेंट करना, किसी भी उल्टी सीधी चीजों में उसकी फोटो बना देना। तो ये वो कार्टून के थ्रू होते हैं, जिसका हम कार्टून के थ्रू किसी को कुछ कहना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हो। तो पॉलिटिकली इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पॉलिटिकली और सोशली कैरिकेचर और कार्टून्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तब भी, और आज भी इसका यूज देखने को मिलता है। आपको सिविक्स की और पॉलिटिकल्स की बुक्स में तो जरूर देखने को मिलेगा। इवन आपकी ये हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की बुक्स में भी मिलेगा, ठीक है, जो कार्टून बना दिए वहां पर। अब जैसे प्रिंट है, आपको दिखाना है इसमें कि कुछ रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही है, तो बुक दिखा दी, पीछे बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हुए दिखा दिए, तो कार्टून फॉर्म में बिना लिखे बता दिया कि इस बुक को सब लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इस टाइप से कार्टून और कैरिकेचर का भी एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। Some caricature ridicule the educated Indians' fascination with Western taste and clothes, while other express the fear of social change। कुछ ऐसे होते थे जो एजुकेशन को प्रमोट करते थे, फैशन को, मॉडर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा डर के माहौल में सोसाइटी को दिखाते थे कि ये डर की तरफ जा रहे हैं, उससे डर भी होता था। They were imperial caricatures lampooning nationalists as well as nationalist cartoons क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल। और कुछ फिर बाद में इसका जो यूज था वो नेशनलिस्ट भी करने लगे थे, इंपीरियल रूल के अगेंस्ट, मतलब जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में नेशनलिस्ट भी कार्टून्स बनाने लग गए थे, ताकि वो ब्रिटिशर्स को दिखा सके कि वो उनको कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोकिंग कैरिकेचर्स ऑफ इंडियंस, इंपीरियल कैरिकेचर, स्ट्रिकल कैरिकेचर एक्सेट्रा। जैसे मोकिंग कैरिकेचर हो गए, मोकिंग मतलब मजाक वाले कैरिकेचर हो गए जो इंडियंस बनाते थे, इंपीरियल कैरिकेचर हो गए स्ट्रिक्टली किसी को कुछ दिखाना। तो ठीक है, इसका यूज इन चीजों में किया जाता था। तो ये विजुअल कल्चर था, जिसमें बिना लिखे आप विजुअली लोगों को कुछ समझा सकते हो, फोटोज इमेजेस बनाई जाती थी इसमें। वुमेन एंड प्रिंट, अब हम यहाँ पढ़ेंगे वुमेन का क्या रोल रहा था प्रिंट कल्चर में। अभी तक हमने न्यू फॉर्म्स ऑफ देख ली, अब हमने विजुअल फॉर्म भी देख लिया प्रिंट का, अब हम यहाँ वुमेन्स का रोल देखेंगे कि प्रिंट में वुमेन्स का क्या रोल रहा था।
In the mid 19th century, writing began to reflect women's lives. Women's की लाइफ, women's की फीलिंग को भी राइटिंग में बहुत ज्यादा क्या करा है, रिफ्लेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे उनकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ा। सबसे पहले हम लिबरल हिंदू के बारे में लिखेंगे। लिबरल मतलब जिनके घरों में आजादी थी विमेंस को पढ़ने लिखने की। विमेंस रीडिंग इंक्रीज एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम। विमेंस की जो रीडिंग थी वो इंक्रीज हुई कहाँ पर, जो मिडिल क्लास विमेंस थी। मिडिल क्लास घरों में विमेंस को पढ़ने की आजादी मिली। लिबरल हस्बैंड और जो फादर थे ना, बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉर, वो अपनी घर की वाइफ को, ठीक है, जो हस्बैंड थे अपनी वाइफ को, फादर अपनी बेटियों को, उन्होंने पढ़ने की आजादी दी। ठीक है, जो लिबरल हस्बैंड और फादर थे उन्होंने अपने घर में जो भी उनकी बेटी बहन थी, वाइफ थी, उनको पढ़ने की आजादी दी। सम टॉट देम एट होम, बट उसमें कुछ ये चाहते थे कि स्कूल जाकर क्या करोगी, घर पे ही पढ़ लो। मतलब पढ़ाया तो उन्होंने, बाहर ना जाने देकर उन्होंने वहां उन्हें घर पर ही पढ़ाया। इट इज पढ़ाया तो सही। सम सेंड देम टू स्कूल, और कुछ ने स्कूल्स भी भेजा। व्हेन वुमेन्स स्कूल्स ओपन अप इन द सिटीज एंड टाउन्स, जब स्कूल भेजा, जब सिटीज में और टाउन्स में स्कूल्स ओपन हो गए। मैनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन्स, और बहुत बाद में बहुत सारे राइटिंग्स जर्नल्स में आने लगे जिसको किसने लिखा था, वुमेन्स ने लिखा था। दे एक्सप्लेन व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन करके बताया कि वुमेन्स को क्यों एजुकेटेड होना जरूरी है या क्यों एजुकेटेड होना चाहिए। दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग, उन्होंने सिलेबस अटैच किया, उसमें सुटेबल रीडिंग अटैच करी जिससे इजी वे में वो उसको पढ़ सके। मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग, और होम बेस्ड स्कूलिंग के ऊपर भी उन्होंने बात करी कि आप घर में ही रहकर किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, घर में ही रहकर आप कैसे पढ़ सकते हो। कंजर्वेटिव हिंदू, ये तो हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ा जो पढ़ने की आजादी दे रहे थे। अब कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो है जो मतलब नहीं चाहते कि उनके घर की बहन बेटियां बाहर जाकर पढ़े, बाहर जाकर छोड़ो घर में ही पढ़े, तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घर की बहन बेटियां स्टडी करे। तो उनका क्या सीन था, कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडो एंड मुस्लिम फियर दैट वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस। जो हिंदू कंजर्वेटिव्स थे, हिंदू मतलब जो पुराने सोच वाले कंजर्वेटिव थे, उनका मानना ये था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो विडो हो जाएगी, मतलब वो विधवा हो जाएगी आफ्टर मैरिज। कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। और वहीं जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम में क्या डर था कि अगर उन्होंने हिंदू रोमांस को पढ़ लिया, सॉरी उर्दू रोमांस पढ़ लिया, मतलब वो पढ़ने लिखने लग गई और उन्होंने उर्दू रोमांस पढ़ लिया तो वो करप्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब वो नेचर में अच्छी नहीं रहेंगी। तो ये मेंटेलिटी थी किसकी, कंजर्वेटिव हिंदू की और मुस्लिम्स की। सम वुमेन रिस्टेड सच अ बिलीफ, और कुछ वुमेन ऐसी थी उनके विश्वास क्या थे। अब मुस्लिम गर्ल्स सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू, कुछ मुस्लिम गर्ल्स ने चुपके से लिखना पढ़ना सीख लिया। इवन आफ्टर हर पेरेंट्स ऑपोजिशन, बिना अपने पेरेंट्स को बताए छुपके से। रिबेल वुमेन डिफाइड सच अ प्रोविजन, और कुछ वुमेन को जिनको रोका गया था, रोक लगाई गई थी, उन्होंने बाहर निकले, उन्होंने मतलब अपनी पावर दिखाई, या फिर ये कह सकते हो लड़ाई झगड़ा करके अपने घर वालों से तब उन्होंने स्टडी करी। वी नो द स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, यहाँ पर एक स्टोरी है मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली की, जो वो थी वो नॉर्थ इंडिया की थी। हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू, जिसने की नॉर्थ इंडिया में थी वो लड़की, उन्होंने छुपके से लिखना और पढ़ना सीखा था, रीड एंड राइट, क्या उर्दू। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान, उनके फादर ने कहा तो सिर्फ तुम अरेबिक कुरान पढ़ सकती हो। विच डिड नॉट अंडरस्टैंड टू इंस्टीट्यूट ऑन लर्निंग टू रीड अर लैंग्वेज, बट उसको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। दैट वाज हर ओन, जो कि उसकी खुद की लैंग्वेज थी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी जो लैंग्वेज हो आप वही पढ़ो, जो आपने सीखी है सीखने से ही सारी लैंग्वेज आपको आएंगी। फिर थे बंगाल में एक रासा सुंदरी देवी थी, इन्होंने भी सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट हर किचन, इन्होंने अपने ही किचन में इन्होंने भी चुपके से लिखना पढ़ना सीखा था। बंगाल की थी, और बाद में इन्होंने शी रॉट हर ऑटोग्राफ, बाद में इन्होंने अपनी ही ऑटोग्राफी लिखी, अमार जीबान। अमार जीबान बंगाल की थी इसलिए इसका नाम अमार जीबान है। इन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी, उसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, वो भी सिर्फ एक किचन में।
और जो बाद में पब्लिश हुई 1867 में, बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था अमार जीबान। ये जो टॉपिक्स है इनका ईयर और ये बुक्स के जो नाम है ना 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सिमिलरली कैलाश वैष्णवी देवी थी, इन्होंने भी चीजें लिखी, अपने एक्सपीरियंस को लिखा वुमेन्स के ऊपर, अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन एट होम। इन्होंने ये अपने एक्सपीरियंस को लिखा कि किस तरीके से वुमेन को अपने ही घर में ऐसा बना दिया जाता है कि जैसे वो जेल में बंद हो, तो अपना ही घर उन्हें जेल लगने जाता है। उनको मतलब सब कुछ करने के बाद भी उनको इग्नोर किया जाता है, पूरा घर संभालना, डोमेस्टिक वर्क करना, एक लेबर की तरह काम करने के बाद उनको इग्नोर किया जाता है, फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड ऑन अनजस्टली बाय द वेरी पीपल दे सर्व। जिस इंसान को वो सर्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रही है, वही इनके साथ ही बहुत ही बुरा ट्रीट करता है, लाइक अ स्लेव। ताराबाई शिंदे थी, पंडिता रामा देवी थी, ये महाराष्ट्र की थी। तो इन्होंने भी अपने पैशनेट एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली विडोज, उनके बारे में लिखा कि उनके साथ किस तरीके से बिहेव हुआ। तो इस चीजों को मतलब जब वुमेन्स थे उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस को लिखा, किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को लिखा, सबने अपनी अपनी चीजों को लिखा, जैसा भी उन्होंने सोसाइटी में होते हुए देखा था। In the early 20th century, the journals written or published by women became extremely popular. But 20th century आने आते आते जो women's की writing थी वो बहुत ज्यादा popular हो गई, सब उसको पढ़ने लग गए थे। और फिर उसके बाद जब women's की writing को पढ़ा जाने लगा तो उन्हें सोसाइटी में होने वाले सारे issues नजर आने लगे कि हाँ ये भी issue है, इसको भी solve करना चाहिए। जैसे कि क्या issues डिस्कस किए गए, women's education को डिस्कस किया गया, widowhood को, विडो रीमैरिज को एंड द नेशनल मूवमेंट में इन सारी चीजों को यूज किया गया। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन टू वुमेन एंड ब्रॉड एंटरटेनमेंट। तो शॉर्ट स्टोरी एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स में लिखा गया है, शॉर्ट स्टोरीज में इन सारी चीजों को नोट डाउन किया गया। कब? जब विमेन्स की राइटिंग भी मार्केट में आने लगे और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो ये विमेन्स प्रिंट को लेकर चीजें थी कि किस तरीके से विमेन्स ने अपनी लाइफ को पेज पर उतार लिया। अर्ली 20th सेंचुरी में लिटरेचर है पंजाब का, जो राम चड्डा थे, उन्होंने अपना एक सेलिंग स्त्री धर्म विचार पब्लिश कराया। उनकी एक बुक थी स्त्री धर्म विचार, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो वुमेन्स है ना, टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडिएंट वाइफ। उन्होंने अपनी स्त्री धर्म विचार में क्या चीजें लिखी थी कि स्त्री को किस तरीके से एक ओबीडिएंट वाइफ होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि उसमें उन्होंने वो नियम लिखे थे जिससे वुमेन एक ओबीडिएंट वाइफ बन सके। तो वुमेन्स को अच्छा बनाना, एक अच्छी पत्नी बनाने के रूल्स उन्होंने उसमें लिखे थे कि किस तरीके से एक लेडी एक अच्छी ओबीडिएंट वाइफ बन सकती है। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट विद अ सिमिलर मैसेज। मैनी ऑफ दीज वर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज फॉर गुड वुमेन। तो खालसा ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें पब्लिश हुई हैं, सस्ते दामों में भी हुई है, ठीक है, चीप्स बुक पब्लिश हुई है, जिसमें ऐसे डायलॉग थे जिससे पता चले कि एक वुमेन अच्छी वुमेन कैसे बन सकती है। तो ये थे कुछ पंजाब में जो लोग राम चड्डा थे जिन्होंने इन चीजों पर लिखा है। फिर लिटरेचर आ गया बंगाल में। बंगाल में देखिए क्या हुआ, इन सेंट्रल कोलकाता there was a Batla publication which produced cheap edition of religious tract, scripture as well as options and scandals literature। कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में एक जगह थी जिसको बाटला पब्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। कौन से, किसके नाम से? बाटला पब्लिकेशन। ये बहुत ही चीप एडिशन निकालता था और साथ ही साथ बहुत ही अश्लील चीजें निकालता था जो लोग काफी मतलब बाय करते थे और उसको स्टडी भी करते थे। कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स थे जो ऑप्शंस थे और स्कैंडल्स थे। By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and कलर लिथोग्राफी। बाद में इनको कलर लिथोग्राफी में भी कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब जो बुक जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट आ रही थी अब वो कलर्ड में भी आने लग गई थी। अब इसको बाटला पब्लिकेशन से जो पैडलर्स थे वो बुक लेकर जाते बाटला पब्लिकेशन से और लोगों के घरों में जा जाकर उसको बांटे, और जो वुमेन खुले में नहीं पढ़ सकती वो इनको बाय करती और चुपके से इनको रीड क्या करती थी, वुमेन टू रीड देम इन देयर लेजर टाइम। जब वो फ्री टाइम होता था तब वो इनको लेती और इनको पढ़ती थी। ठीक है, बहुत ही सस्ता एडिशन था तो इसको सब बाय कर सकते थे।
इन द प्रिंट एंड द पुअर पीपल। देखिए अब हमने विमेंस का देख लिया कि विमेंस का क्या रोल रहा था, ठीक है, और हमने ये भी देखा नया फॉर्म क्या निकला। अब हम ये देखेंगे कि पुअर पीपल का क्या इम्पैक्ट रहा था किसमें, रीडिंग पब्लिक में। रीडिंग पब्लिक कैसे बने पुअर, जैसे हमने वहां देखा ना यूरोप में कि वर्कर्स भी अब रीडिंग पब्लिक बन रहे थे, तो यहाँ पुअर पीपल किस तरीके से रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो पाते हैं, ठीक है। देखिए इन 19th सेंचुरी इंडियन मार्केट्स बिगेन टू से वेरी चीप स्मॉल बुक्स। 19th सेंचुरी में इंडिया की जो मार्केट्स थी यहाँ पर बहुत ही चीप बुक्स और स्मॉल स्मॉल चिप्स बुक पब्लिश होने लगी थी जिनको लोग बाय कर रहे थे। नाउ पुअर पीपल टू कुड बाय एंड रीड द बुक्स। अब गरीब लोग भी इसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी पब्लिक लाइब्रेरी भी ओपन हो गई विच वर लोकेटेड इन टाउन, जो टाउन्स में होती थी, एंड सिटीज में। एक्सपेंडेड एक्सेस टू बुक्स, वहां पर बहुत सारी बुक्स होती थी और कोई भी जाकर वहां पर पढ़ सकता था। और ये लाइब्रेरीज कुड बी सीन इन प्रोस्पोरस विलेज ऑल्सो, जो बहुत बड़े बड़े गांव होते थे वहां पर भी पब्लिक लाइब्रेरी थी। किसने ओपन करवाई थी, जो रिच लोकल पैट्रॉन्स थे। जैसे होते हैं ना, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने एक वहां अपना नाम लिख के एक नलका लगा दिया या फिर एक टैप रखवा दी, जिससे क्या पता चलेगा कि मेरे नाम का है तो मेरा नाम होगा, ठीक है। पेड़ लगवा दिया या कहीं शेल्टर डलवा दिया, शेल्टर में मेरा नाम लिख दिया। कुछ गरीब लोगों के लिए घर बनवा दिया, उसमें लिख दिया कि घर मैंने बनवाया है। तो वैसे ही जो अमीर लोग थे उन्होंने लाइब्रेरी ओपन करवा दी, उसे पता चलेगा कि इस आदमी ने लाइब्रेरी ओपन करवाई और उससे कितने सारे लोग पढ़ रहे थे। मतलब एक पुण्य वाला काम ये लोग करते थे, और वही लोग करते थे भाई जिनके पास में पैसा। अब गरीब तो इतना पुण्य का काम करेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो गांव के जो पैसे वाले लोग होते थे वो ये काम करते थे, जिससे जो गरीब लोग थे वो पढ़ पाए। बुक नहीं खरीद सकते थे बट लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ सकते थे, ठीक है। कास्ट एंड प्रिंटिंग, अब कास्ट आ गई। अब कास्ट में क्या रोल रहा था, क्योंकि कास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसपे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, डिबेट डिस्कशन तो कास्ट पे भी बहुत हुए हैं। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी मैनी राइटर्स राइटिंग ऑन स्टार्टेड राइटिंग ऑन द इश्यूज ऑफ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे राइटर्स ऐसे आए बाद में जिन्होंने कास्ट को लेकर लिखा कि सोसाइटी में कुछ कैटेगरी के लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उन्होंने उनके ऊपर लिखना शुरू करा, उनके फेवर में लिखना शुरू करा। जैसे ज्योतिबा फूले थी, रॉट अबाउट द इनजस्टिस। ज्योतिबा फूले ने इनजस्टिस के ऊपर लिखा, ऑफ द कास्ट सिस्टम, गुलामगिरी के ऊपर लिखा कि गुलामगिरी खत्म हो जानी चाहिए। 1870 में ही वाज आल्सो नोन एज द मराठा पेन्योर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, और ये फॉर्मर भी रही थी। इनको मराठा पेन्योर लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 20th सेंचुरी में भीमराव अंबेडकर थे, महाराष्ट्र एंड ईवी रामास्वामी नायकर थे, बेटर नोन एज पेरियार, रिस्पेक्टेड और एल्डर इन तमिल। रॉट पावरफुली ऑन कास्ट, इन्होंने भी कास्ट के ऊपर लिखा है। पीपल ऑल ओवर इंडिया रीड देयर राइटिंग, और पूरे इंडिया में इनकी राइटिंग को काफी पढ़ा भी जाता है। एज अ रिजल्ट मेनली लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट अरोज, और बहुत सारे इनके लोकल प्रोटेस्ट जो थे उनको लिखा गया, पढ़ा, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इनको पढ़ के। जर्नल्स अबाउट द कास्ट इशू बिगेन टू पब्लिश इन सेपरेट कॉलम्स। इन दीज कॉलम्स दे criticize the ancient scripture and envision a new and just future। और इनका जो जर्नल्स था इस तरीके से बॉक्स बनाकर बिल्कुल ही अलग टाइप में दिया जाता था जर्नल्स में, मतलब अलग से इनके जर्नल्स के लिए न्यूज़पेपर में जगह थी, जिससे कि लोगों का डायरेक्ट सीधा फोकस उन्हीं चीजों पर जा सके। नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जांपल है काशीबा थी, हु वाज अ कॉटन मिल वर्कर। वो कॉटन मिल वर्कर थे, कहाँ के, कानपुर के। इन्होंने भी पब्लिश करी, इनका क्या था, छोटे और बड़े का सवाल। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें क्या था, छोटे और बड़े का सवाल, 1938 में। द शो लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोइटेशन, जिसमें कास्ट और क्लास एक्सप्लोइटेशन के बारे में उन्होंने लिखा था। दूसरी अनदर मिल वर्कर्स थे सुदर्शन चक्र थे, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, पोएम लिखी है। 1935 से 1955 तक इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। लेटर ही कंबाइंड देम, और बाद में इन्होंने सबको कंबाइन करके एक बुक बनाई जिसका नाम लिखा इन्होंने सच्ची कविता। एक और थे कानपुर के ही, कौन थे, सुदर्शन चक्र थे, ये भी मिल वर्कर थे। इन्होंने क्या लिखी, बहुत सारी पोएम को मिलाकर एक बुक बना दी जिसका नाम रखा इन्होंने सच्ची कविताएं। सुदर्शन चक्र वाज हिज नेम,
ये इनका एक पेन नेम है, ये इनका रियल नेम नहीं है, इन्होंने अपना रियल नेम कभी भी मेंशन नहीं किया, इसलिए जिस नाम से इनको जाना जाता है वो है सुदर्शन चक, इनका रियल नाम नहीं है ये। बाय द 1930s में बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरी, बाद में बंगाल के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए लाइब्रेरी बनाई गई जिससे वो लोग पढ़ सके। जैसे कि एग्जांपल है बॉम्बे वर्कर्स ने भी एक लाइब्रेरी सेट की थी। सोशल रिफॉर्मर्स स्पॉन्सर दिस लाइब्रेरी, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने स्पॉन्सर किया था इन लाइब्रेरीज को। तो हर जगह ये सोशल रिफॉर्मर्स जाकर लाइब्रेरी एस्टैब्लिश कर रहे थे जिससे वहां जो पुअर पीपल है वो पढ़ सके। And promoted reading among workers as they wanted to restrict excessive drinking, bringing literacy and propagate the message of nationalism। ये उनके लिए था जिनके लिए ये बोला गया था कि ये गरीब लोग है, ये पढ़ नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते, ये कुएं का पानी नहीं पी सकते, जिनके साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये लाइब्रेरीज उनके लिए सेट की गई थी कि ये लोग वहां जाकर पढ़ लिख सकते हैं, ये वो वर्कर यहाँ पर भी आकर पढ़ सकते हैं जिनको अभी तक बाउंडेशन में रखा था कि ये लोग पानी भी नहीं पी सकते, जैसे लिखा है ना ड्रिंकिंग, जिनको उसके पानी पीने पर भी रोक लगाई गई थी। देखिए नेक्स्ट है प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब देखिए सेंसरशिप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको सेंसरशिप का मीनिंग समझाती हूँ। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होती है जब किसी को अपने किसी चीज को अपने कंट्रोल में कर लेना, उस पर ऐसे निगरानी रखना। वो क्या लिखा है इसमें, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एक एक चीज पे जब आप उसके निगरानी रखते हो ना तो उसी को सेंसरशिप बोला जाता है, ताकि उसमें वो आपके खिलाफ कुछ प्रिंट ना कर दें, तो उसको सेंसरशिप बोलते हैं। अब इंडिया में सेंसरशिप लगा दिया गया ताकि लोग, अब देखिए इतनी सारी चीजें प्रिंट हो रही थी, तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा जाएगा? गवर्नमेंट कौन सी थी उस टाइम पे, जल्दी बता दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, सेंसरशिप लगा दी ताकि लोग उनके खिलाफ कुछ ना प्रिंट कर सके। Before 1798, the colony stayed under the East India Company was not too concerned with censure। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब इन्हें सेंसरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे चल रही चीजें चलने दो। बट धीरे धीरे चीजें सामने आई, फिर आए इंग्लिशमैन लाइक ऑगस्ट हिकी आए, जैसे हमने पढ़ा था ना, ऑगस्ट हिकी आए, रॉट अबाउट मिसरूल द कंपनी, उन्होंने मिसरूल कंपनी जो कंपनी थी उसके मिसरूल्स के बारे में लिखना शुरू करा। ब्रिटिश ऑफिसर थे, गवर्नमेंट थे, उनके बारे में लिखना उन्होंने शुरू करा। जब उनके मैटर पे उन्होंने लिखना शुरू करा तो जो कंपनी थी वाज वरीड दैट सच अ क्रिटिसिज्म माइट, फिर कंपनी ने उनको क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, अगर ऐसे ही करोगे तो हम तुम्हारा ये जो उनकी मैगजीन थी उसको बैन करवा दिया, क्योंकि उनको अब लग रहा था ना कि हमारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, और साथ ही साथ बी यूज्ड बाय इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, इंग्लैंड ने इंडिया पे अपनी मोनोपोली बना रखा था, सारी चीजें सिर्फ उनकी, कोई और नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा जो इंग्लैंड में लोग बैठे हैं वो हमारी इस मोनोपोली पर अटैक कर देंगे, अगर हम इस तरीके से हमारे बारे में गलत खबर वहां जाएगी, उनको पता चलेगा कि हम इंडिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया पर अटैक कर देंगे और हमारी मोनोपोली हमसे छिन जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ऑगस्ट हिकी पे उनके क्रिटिसिज्म पे उनको क्रिटिसाइज किया और बोला कि तुम ये गलत कर रहे हो। उसके बाद 1820 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया, कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। फिर उसमें ये पास हुआ कि जो प्रेस थी ना, प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। एंड द कंपनी बिगेन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। फिर उसने ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करा कि अभी सारी चीजें किसके कंट्रोल में चली गई, ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में चली जाएंगी। In 1835, when editors of English and vernacular newspaper filed petition, उसके बाद जो वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर वाले लोग थे, इंग्लिश वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाले लोग थे, उन्होंने पिटीशन फाइल करी। और पिटीशन फाइल करने के बाद जो गवर्नर जनरल बैंटिंग एग्री टू रिवाइज प्रेस लॉज, उन्होंने फिर प्रेस लॉ को रिवाइज करा। एंड प्रेस लॉ को रिवाइज करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे एक लॉ बनाएंगे जिसमें तुम्हें कुछ फ्रीडम मिलेगी। थॉमस Macaulay, a liberal colonial official, formulate news law that restore the early freedom। तो जो थॉमस मैकॉले थे उन्होंने उस पूरे लॉ को रीड करा, स्टडी करा अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, नए लॉ बनाए, नए रूल्स बनाए, जिसमें उन्होंने उन लोगों को क्या दे दी, फ्रीडम दे दी। पहले ऑगस्ट हिकी जब आए
उन्होंने किस तरीके से उनका मजाक बनाया या फिर ये बोल सकते हैं उनकी इमेज को डाउन किया, इसी के चलते उन्होंने क्या करा, उसको सेंसरशिप लगा दी। बट लोगों के कहने पर, जो ये थे ना वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाले जो लोग थे, इनके कहने पर उन्होंने जब पिटीशन फाइल करी तो उसके चलते उन्हें कुछ फ्रीडम मिल गई। किसने दी? थॉमस मैकॉले ने। एंड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ? द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। फिर जो प्रेस का जो एटीट्यूड था ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। कैसे? एंग्रेज इंग्लिशमैन डिमांडा क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। वो बहुत ज्यादा इंग्लिशमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, एंग्रेज हो गए। क्यों? क्योंकि जो नेटिव प्रेस थी, उनकी जो नेटिव थी, देसी प्रेस बोल सकते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो उसकी डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे हम अपनी प्रेस को अब स्टैब्लिश करेंगे, वो तुम्हारी प्रेस का काम नहीं है। तो इसी के चलते ये थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे। As the vernacular newspaper became assertively nationalist, colonial government began to take restrict measure of string control. In 1878, the colonial government passed the Vernacular Act, also known as the Gagging Act. उसके बाद colonial government ने एक लॉ पास किया जिसमें वर्नाकुलर एक्ट था और साथ ही साथ इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉ, इसमें आयरिश प्रेस लॉ के जैसे ही थी ये, उसके ही जैसे रूल्स इसमें थे। इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिशनल एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। मतलब जो वर्नाकुलर प्रेस वाले लोग थे उसके ऊपर उन्होंने सेंसरशिप लगा दी कि तुम जो करोगे तुम हमें बताकर करोगे, हमारे अगेंस्ट तुम कुछ प्रिंट नहीं करोगे। कौन? वर्नाकुलर प्रेस वाले। The government kept the regular track of the vernacular newspaper published in different provinces. फिर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर वाले लोग हो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोविंसेस में तुम्हें जो प्रिंट करना है कर सकते हो, बट हमें बताने के बाद हमारे अगेंस्ट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से सेंसरशिप थी, प्रिंट तो कर सकते हो जो करना है, बट हमारे अगेंस्ट नहीं करोगे, हमें दिखाकर करोगे, ठीक है। The colonial government warned the newspaper if it found any reports seditious, it could also seize the press and confiscated the machinery if the editor ignored the warning. फिर उन्होंने कहा अगर हमें तुम्हारे न्यूज़पेपर में कभी कुछ भी सीडियस चीजें मिली, मतलब उनके अगेंस्ट में कुछ चीजें मिली, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें वार्निंग देंगे, और तुमने अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया तो तुम्हारी प्रेस और तुम्हारी मशीन सभी को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये देकर उन्होंने उनको कुछ फ्रीडम दे दी थी। मतलब एक तरीके से इसको सेंसरशिप बोला गया। एक तरीके से सारी चीजें उन्हीं के कंट्रोल में रह गई, क्योंकि सेंसरशिप तो लगा दी ना, वो उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। However, these repressive measures could not stop nationalist newspaper from growing. अब देखिए नेशनलिस्ट कहाँ मानने वाले थे, वो तो छाप रहे थे जो उनको प्रिंट करना था, चुपके से इधर से उधर से, ताकि गवर्नमेंट को पता ही ना चल सके। न्यूज़पेपर बिकेम द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, क्योंकि जो न्यूज़पेपर ही तो एक वो मीडियम था जो छपने के बाद सभी लोगों के पास जाएगा, उनके जो न्यू आइडियाज थे वो लोगों तक फैलेंगे, नेशनली जो सेंटिमेंट थे वो लोगों तक फैलेंगे। उसका एक ही तो जरिया था, क्या? न्यूज़पेपर। इसलिए उन्होंने जो चीजें उन्हें लिखनी थी छापनी शुरू रखी। एग्जाम्पल, बाल गंगाधर तिलक रॉड विद ग्रेट सिंपैथी अबाउट द पंजाब। बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने बहुत ही ग्रेट सिंपैथी रखी, किसके लिए? पंजाब के लिए। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के रेवोल्यूशनरीज थे ना, हिज न्यूज़पेपर केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बहुत ही सेंटिमेंट के साथ, सिंपैथी के साथ उनके लिए कुछ चीजें लिखी। क्यों? क्योंकि पंजाब के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको काला पानी जब भेज दिया गया था, तब ये चीज उन्होंने उनके लिए सिंपैथी दिखाई थी अपने न्यूज़पेपर केसरी में। This led to his imprisonment in 1908, और इसी के लिए उन्हें 1908 में उनको भी जेल में डाल दिया गया था। Provoking in turn widespread a protest all over India, और जब उनको वहां डाल दिया गया तो उसके बाद पूरा इंडिया प्रोवोक हो गया और पूरे इंडिया में क्या स्टार्ट हो गया? प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जब बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया था और जब उन्होंने इसके लिए सिंपैथी लिखी थी। 1808 में उन लोगों को, उनको भी डाल दिया गया, और 1908 में इनको भी डाल दिया गया। 1907 में जो पंजाब के रेवोल्यूशनरीज थे उनको डाला गया। उसके बाद जब उन्होंने ये सारी चीजें अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करी तो क्या हुआ? पूरा इंडिया प्रोटेस्ट पे उतर आया था, क्योंकि उनको काला पानी भेजा गया था। काला पानी में एक जेल है अंडमान निकोबार में, वहां पर। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं।
प्रिंट के बारे में पढ़ा है, जो चाइना से जापान, जापान से यूरोप, यूरोप के बाद इंडिया, पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से मूव किया है। पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुई, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से शुरू हुई, एक छोटी सी चीज से लेकर धीरे धीरे मशीनरी तक कैसे पहुंची, इन सारी चीजों को हमने कवर किया। विमेंस के बारे में, एक एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उसके बाद वो पढ़े लिखे होने लग जाते हैं, रीडिंग पब्लिक। आज हम इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ रहे हैं, सब कहाँ से आई? प्रिंट का ही दिया हुआ कमाल है सब कुछ। तो ये था हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। तो चलिए बाय टाटा वैसे तो। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, सिर्फ देख के जाया मत करो, ठीक है? तो चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।